हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि घर पे पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लाया हूँ वह जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के बीए भूगोल ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स के बीए पार्ट 2 पेपर 4 इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के यूनिट 2 से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। और इस टॉपिक का नाम है अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी उद्योग को स्थापित करने में उसके जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होते हैं, उनको एक जगह पर लाना होता है, तभी किसी फैक्ट्री से या कारखाना से या इंडस्ट्री से उत्पादन संभव हो पाता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने समय समय पर कई सिद्धांत लाए। उसमें लोगों ने कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखा, जैसे न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट, उसके बाद बाजार प्रतिस्पर्धा, मार्केट कंपटीशन, लोकेशन इंटरडिपेंडेंस, मैक्सिमम प्रॉफिट। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अलग अलग लोकेशन थ्योरी डेवलप किया है। तो वेबर का जो लोकेशन थ्योरी है वह मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है। इस वीडियो को बनाने में जिस पुस्तक का आधार लिया गया है वह है आर्थिक भूगोल के मूल तत्व। इसके लेखक हैं जगदीश सिंह और काशीनाथ सिंह। यह ज्ञानोदय प्रकाशन की पुस्तक है, इसी से इसकी सामग्री ली गई है। तो वेबर का जो सिद्धांत है वह उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ। वे प्राग विश्वविद्यालय में, हाइडल विश्वविद्यालय में टीचिंग का काम किया। उन्होंने अपना थ्योरी 1909 में एक पुस्तक है उबेर डेन स्टैंडर्ड टर्डर इंडस्ट्रीन में प्रकाशित किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुई। वेबर ने अपने सिद्धांत के लिए कुछ पारिभाषिक शब्द को लिया, जिसमें है फर्स्ट यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो हर जगह एक ही मूल्य पर उपलब्ध होता है, या यूँ कहे कि यह प्रकृति प्रदत्त पदार्थ है, जैसे हवा। यह कहीं भी आपको बिना किसी मूल्य के या फिर सामान्य मूल्य पर मिलता है। दूसरा है लोकलाइज्ड मटेरियल, वैसे कच्चे पदार्थ जो किसी क्षेत्र विशेष में ही मिलते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कोयला हर जगह नहीं मिलता है, या धनबाद झरिया के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहीं मिलता है। तीसरा है प्योर मटेरियल, वैसे पदार्थ हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में भार नहीं घटता है। जैसे मान लो कि कॉटन है, सूत है, सूती कपड़ा बनाने में इसका वजन कम नहीं होता है।
चौथा है ग्रॉस मटेरियल्स, वैसे पदार्थ हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में भार घटता है। जैसे मान लो आयरन ओर है, लौह अयस्क, वो बड़े बड़े चट्टान के रूप में धरती के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन उसमें से लोहा कितना निकलता है, बहुत कम। नेक्स्ट है मटेरियल इंडेक्स, पदार्थ सूचकांक। यह उत्पादित वस्तु एवं कच्ची सामग्री के वजन अनुपात का सूचक है। ऐसी वस्तुओं का जो वजन शुद्ध पदार्थ से बनते हैं कच्ची सामग्री के वजन के बराबर होता है, अतः इसका सूचकांक 1 होता है। नेक्स्ट है लोकेशनल वेट, स्थानीयकरण भार। इसका मतलब यह है कि प्रति इकाई उत्पादित वस्तु के लिए कच्ची सामग्री तथा उत्पादित वस्तु सब मिलाकर जितने भार का परिवहन करना पड़ता है उसे लोकेशनल वेट कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोडा पेन। आइसोडा पेन का मतलब होता है कि यह बराबर परिवहन लागत का बिंदु पथ है या होता है। वेबर ने अपने सिद्धांत को देने के पहले कुछ चीज़ों को मान लिया। जैसे आपको वॉन थ्यूरेन के एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी में भी बताया था कि उन्होंने कुछ चीज़ों को मान लिया था कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही है। तो वेबर ने क्या माना, देखिए। फर्स्ट, जिस क्षेत्र में कारखाना की स्थापना करनी है वह एक आइसोलेटेड स्टेट है, मतलब बाकी जगहों से हटके एक अलग ही स्वतंत्र क्षेत्र है जो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है, मतलब वहाँ पे एक ही सरकार है। उसमें सर्वत्र एक सी जलवायु, हर जगह एक जैसी जलवायु होगी, टेक्निक होगा एंड टेक्नोलॉजी होगा, और वहाँ पे एक ही जैसे लोग यानी कि समान प्रजाति के लोग और संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। सेकंड है एक ही उत्पादित वस्तु के संदर्भ में कारखाने के स्थानीयकरण का विश्लेषण किया जा रहा है, अर्थात एक समय पर एक ही वस्तु पर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, कच्ची सामग्री हमें पता है कि कहाँ मिलती है। नेक्स्ट, बाजार के स्थान यानी जहाँ पे इसको बेचना है, जो कारखाना से सामान उत्पादित होगा, पॉइंट्स ऑफ कंजम्पशन भी हम लोगों को पता है कि इसका बाजार कहाँ पर है। ये नहीं कि सामान का उत्पादन हो जाने के बाद इसको यहाँ भेजना है वहाँ भेजना है, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि यह कहाँ पर बिकेगा। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में लेबर यानी कि श्रम उपलब्ध है। श्रम निश्चित पूर्व निर्धारित मजदूरी पर जितनी भी संख्या में चाहे मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने माना है। नेक्स्ट, परिवहन का खर्च केवल वेट यानी कि भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता है। इस प्रकार वेबर के अनुसार उद्योगों के लोकेशन को 2 फैक्टर्स, परिवहन लागत तथा श्रम लागत एवं स्थानीयकरण एकत्रीकरण, लोकेशन एग्लोमरेशन की संभावना प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि किन किन दशाओं में फैक्ट्रीज को स्थापित करने पर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में उद्योग की स्थापना कैसी है। हमें रॉ मटेरियल्स का पता है कि यह ए से तथा वस्तु एक ही बाजार बी में कंजम्पशन होता है उसका। तो पहला जो है इसमें, यदि कच्ची सामग्री यूबिक्यूटस है यानी कि किसी भी उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो कहीं भी मिलता है, तो हम अपना इंडस्ट्रीज बाज़ार के पास स्थापित करेंगे, क्योंकि
उत्पादित वस्तु को हमें ढो करके बाजार तक ले जाना नहीं पड़ेगा। सेकंड है, यदि कच्ची सामग्री शुद्ध तथा स्थानीय है तो उद्योग कच्ची सामग्री के स्रोत या बाजार बिंदु, इन दोनों में से किसी के बीच स्थापित हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित करना है, तो सूती वस्त्र में जो कपास आता है वो शुद्ध पदार्थ है, यानी कि उससे कपड़ा बनाएंगे तो उसका भार कम नहीं होगा। तो या तो इसको हम लोग कच्ची सामग्री के पास या बाजार के पास या दोनों के बीच में भी स्थापित कर सकते हैं। परिवहन दूरी दोनों ही मामलों में कम ही होगा। इसमें तीसरा है कि यदि केवल ग्रॉस मटेरियल का उपयोग होता है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसका भार घटता है, जैसे आयरन और से हमको आयरन निकालना है, तो इस स्थिति में हम फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल के निकट ही स्थापित करेंगे, क्योंकि उनको ढोने में जो खर्च है वो नहीं आएगा। सिर्फ उत्पादित वस्तु यानी लोहे को ही बाजार तक ले जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट कंडीशन के 3 संभावनाएं हैं कि उद्योग को कहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। अब सेकंड कंडीशन है कि जब 2 पदार्थ लगते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वस्तु के उत्पादन के लिए जब 2 सामान लगते हैं तो उद्योग कहाँ पर स्थापित करना फायदेमंद रहेगा। उसमें जो फर्स्ट है, यदि दोनों रॉ मटेरियल्स सर्वत्र सुलभ हैं तो कारखाना बाजार के निकट ही स्थापित होगा। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री हवा और पानी से ही कोई वस्तु बना रही है, तो इसको बाजार के पास बनाएंगे। अभी आप देख लीजिए बिहार में ही जो 20 लीटर का पानी का जार आपको मिलता है, तो पानी तो कहीं भी ड्रिल करने पे मिल जाता है ज़मीन के नीचे, सामान्य दशाओं में। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पानी ही नहीं है तो उसकी बात छोड़ देते हैं, पानी हम लोगों को कहीं भी मिल जाता है। तो ये 20 लीटर के पानी के जार वाले अपना प्लांट कहाँ स्थापित करते हैं? शहरों में करते हैं, जहाँ पे पानी निकाला, साफ़ किया और सप्लाई कर दिया। इसको हम कहीं दूर जा कर के यदि स्थापित करते हैं बाज़ार से या शहर से 10-20-50 किलोमीटर दूर, तो हमको पानी लाने में खर्च ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको बाज़ार के निकट ही स्थापित करते हैं। इसमें सेकंड है कि यदि कच्ची सामग्रियां शुद्ध पदार्थ है, यानी रॉ मटेरियल्स प्योर है, तो उद्योग की स्थापना बाज़ार पर ही होगी। जैसे आप ये मान लो कि किसी वस्तु के उत्पादन में 2 ऐसे सामान लगते हैं जिसका भार घटता नहीं है उत्पादन के बाद भी, तो इसको हम बाज़ार पे लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ से बाज़ार तक हम सामान को ला लेंगे, वहाँ फैक्ट्री में उत्पादन होगा और वहीं को वहीं बेच देंगे। तो इससे भी हमारा परिवहन लागत कम ही पड़ेगा। इसमें तीसरा है कि 2 पदार्थों में से एक शुद्ध है और एक यूबिक्विटस है, यानी कि एक ऐसा सामान है जो कि उसमें भार नहीं घटता है, जैसे कपास से सूती वस्त्र, और दूसरा है हवा। यदि इस पर कोई उद्योग स्थापित करना है तब भी हम बाज़ार पर ही इसको स्थापित करेंगे, क्योंकि परिवहन लागत कम पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट है, यदि दोनों रॉ मटेरियल्स मिश्रित हैं तो कारखाने का स्थान का निर्धारण बहुत ही कठिन होगा। जैसे मान लो कि हमको बॉक्साइट और आयरन ओर दोनों अयस्क हैं, इन दोनों से हमको कोई सामान बनाना है तो लौह अयस्क को ढोने में खर्च ज़्यादा पड़ेगा और बॉक्साइट के ट्रांसपोर्टेशन में भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो इस स्थिति में उन्होंने लोकेशन ट्रायंगल का सहारा लिया। ऐसा नहीं है कि इसको बाज़ार पे लगा देंगे या फिर कच्चे माल के स्थान पे लगा देंगे, क्योंकि कच्चे माल 2 हैं। तो उन्होंने लोकेशन ट्रायंगल के माध्यम से बताया कि इसमें हम एक ऐसे जगह पर इंडस्ट्री को स्थापित करेंगे
जहाँ पर दोनों जगहों से सामान को ला सकते हैं और वहाँ से बाज़ार में बेच सकते हैं। तो ABC यदि किसी ट्रायंगल के पॉइंट हैं तो हमको इंडस्ट्री लगाना होगा इन ट्रायंगल्स के बीच में। उसे हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। मैं फिगर भी इस पे लगाया हूँ। तो इसमें क्या होगा कि रिलेटिवली हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि वेबर के लोकेशन ट्रायंगल के आधार पर उद्योग के स्थान निर्धारण को हम लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दूरी के अनुपात में नहीं बढ़ता है तथा कच्ची सामग्री एवं उत्पादित वस्तु पर प्रति टन परिवहन खर्च भी बराबर नहीं होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल मान लो कि आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो जो भाड़ा होता है ट्रेन का वो कम होता है, और हमको पटना से इलाहाबाद जाना है, तो दोनों को यदि तुलना कीजिएगा तो आपको दिल्ली का भाड़ा ही सस्ता पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दूरी बढ़ रही है तो भाड़ा भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। इस आधार पर कुछ लोगों ने इनका आलोचना किया और बाद में इसीलिए लोकेशन ट्रायंगल में कुछ संशोधन भी करना पड़ा। परिवहन खर्च के साथ ही साथ वेबर लेबर एंड एग्लोमरेशन को भी उद्योग के स्थानीयकरण में यानी लोकेशन में महत्वपूर्ण मानते हैं। इन दोनों का प्रभाव उन्होंने आइसोडा पेन की सहायता से दर्शाया है। अब आइसोडा पेन क्या है देखते हैं। वेबर का मानना है कि लेबर कुछ निश्चित स्थानों पर मिलता है, यानी कभी भी आप देख लीजिए धान की रोपनी कराना है तो आपके गांव में लेबर नहीं मिलता है, ये झारखंड और कहां कहां से बुलाना पड़ता है। तो इसीलिए वेबर कहते हैं कि लेबर कुछ निश्चित स्थानों पर मिलता है तथा श्रम का खर्च स्थान स्थान पर अलग होता है। कहीं पर 400 लेते हैं, कहीं 500 लेते हैं। अतः श्रम का खर्च कम करने के लिए कारखाने की स्थापना उस बिंदु से हटकर भी हो सकती है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की दृष्टि से लाभप्रद है। कंडीशन ये है कि उस बिंदु से हटने पर परिवहन खर्च में जितनी वृद्धि होती है उससे अधिक या उतना श्रम के खर्च में बचत भी होना चाहिए। तो इसलिए परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोडा पेन कहते हैं। ये आइसोडा पेन आप देखेंगे तो आपको जाल की तरह लगेगा, लेकिन इसमें उद्योगों की स्थापना हेतु आपको पॉइंट्स अच्छा मिलेगा। अब देखते हैं कि एग्लोमरेशन का क्या इफेक्ट होता है। वेबर ने जिस प्रकार कारखाने की स्थापना में श्रम का प्रभाव दिखाया है उसी प्रकार एग्लोमरेशन का प्रभाव भी मानते हैं। उनके अनुसार एग्लोमरेशन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कारखाने के विस्तार से जिसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन जन्य लाभ है। दूसरा, एक ही उद्योग के कई कारखानों के एक स्थान पर स्थापित होने से जिसके कारण सामान्य तकनीक सुविधाएं तथा उत्पादित वस्तु के विक्रय संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे यदि हम सिवान में एक कार की फैक्ट्री स्थापित कर दें तो कार एक ही चीज़ से नहीं बनता है। कार बनाने के लिए इसके बहुत सारे पार्ट्स को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं जो एक जगह कोई जैसे मारुति कंपनी है वो खरीद लेती है और कार को असेंबल करती है। यदि सिवान में मारुति का प्लांट हो तो उसको पार्ट्स बनाने वाले कोई अन्य कारखाना है ही नहीं यहाँ पर, तो उसको ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जगहों से मंगाना पड़ेगा जो काफ़ी महंगा साबित होगा। इसलिए एक गुड़गांव जगह है, गुरुग्राम उसका नाम हो गया है, वहाँ पर आप देखेंगे कि
बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, जैसे हीरो है, होंडा है, मारुति है। तो क्यों है वहाँ पर? क्योंकि उनके पार्ट्स को सप्लाई करने वाले बहुत सारे कारखाने भी साथ ही साथ उपलब्ध हैं, जिससे उनको पार्ट्स मंगाना बहुत सस्ता होता है, आसान होता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि झारखंड में टाटा में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी फैक्ट्री को किसी अन्य फैक्ट्री के किसी प्रोडक्ट या वस्तु को लेना पड़े तो आसानी से मिल जाता है। इसलिए एग्लोमरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फैक्ट्री के उत्पादन में। इसमें तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के एक स्थान पर स्थापित होने से, जिसके कारण उद्योगों के लिए सामूहिक सामान्य सुविधाएं जैसे परिवहन के साधन आदि उपलब्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो एग्लोमरेशन का मतलब ये है जहाँ कई फैक्ट्रीज स्थापित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के या फिर एक ही प्रकार के कई फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ हमको आसानी से एक दूसरे से पार्ट्स लेने में, सामान लेने में आसानी होती है। वेबर के अनुसार यदि थोड़े समय के लिए हम मान लें कि कारखाने के उत्पादन खर्च में श्रम के प्रादेशिक वितरण जनित अंतर नहीं पड़ता, यदि हम फिर परिवहन खर्च के आधार पर निर्धारित स्थापन बिंदु से प्रारंभ करें तो एक और परिवहन खर्च के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम बिंदु से दूर हटने में जहां अतिरिक्त परिवहन खर्च होगा, वहीं दूसरी ओर एकत्रीकरण से उत्पादन लाभ भी बढ़ सकता है। अतः कारखाने की स्थापना उस सर्वोत्तम बिंदु से उतनी दूर हटकर हो सकती है जहां तक एकत्रीकरण से उत्पन्न लाभ परिवहन खर्च की वृद्धि से अधिक या बराबर हो। अब हम देखते हैं कि किसी भी हालत में एकत्रीकरण से लाभ तभी होगा जब एक साथ कई उद्योगपति एक स्थान पर कारखाने स्थापित करने का निर्णय लें। उद्योग स्थापना के विस्तृत एक्सप्लेनेशन के बाद वेबर ने फैक्ट्री के लोकेशन से संबंधित कई निष्कर्ष निकाले हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, जो हैं फर्स्ट, किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में परिवहन खर्च के सामान्य स्तर का प्रभाव नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों के सापेक्षिक परिवहन खर्च का ही प्रभाव पड़ता है। सेकंड, उद्योग का स्थानीयकरण शुद्ध पदार्थ वाली कच्ची सामग्री के स्रोत पर अनिवार्यतः नहीं होता। थर्ड, उद्योग उस कच्ची सामग्री की ओर आकर्षित होता है जो मिश्रित पदार्थ युक्त है। यदि ऐसी कई सामग्रियां हैं और उनमें किसी एक का भार अन्य सभी के भार के बराबर अथवा अधिक हो तो उद्योग उस कच्ची सामग्री के स्रोत पर स्थापित होगा। फोर्थ, जिन उद्योगों में मटेरियल इंडेक्स अधिक होता है वे कच्ची सामग्री के स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जिनका मटेरियल इंडेक्स कम होता है वे बाजार की ओर स्थापित होते हैं। फिफ्थ, किसी लोकेशन ट्रायंगल के अंदर उद्योग की स्थापना कच्ची सामग्रियों के सापेक्षिक भार पर निर्भर है। अब देखते हैं कि वेबर के सिद्धांत में समस्याएं क्या क्या है या कई विद्वानों ने इनकी आलोचना कैसे की है। तो फर्स्ट है कि वेबर का जो संपूर्ण विश्लेषण है कच्ची सामग्री स्रोत एवं बाजार केंद्र को निश्चित बिंदु मानकर हुआ है, जबकि एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट बेस्ड कच्ची सामग्री तथा सभी उत्पादित पदार्थों की मांग का क्षेत्रीय विस्तार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर डिमांड होता है इनका, ये भी एक प्रॉब्लम है वेबर की थ्योरी में। सेकंड है कि वेबर ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ध्यान दिया है, उत्पादन प्रक्रिया पर नहीं, जबकि वास्तव में ऑप्टिमम प्रोडक्शन स्तर के आधार पर अभिष्टतम स्थिति निर्भर करती है। थर्ड, वेबर के एक्सप्लेनेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अंतर भार तथा दूरी के अनुपात से माना गया है, परंतु
वास्तविक जगत में परिवहन भाड़ा बढ़ती दूरी के अनुपात में सापेक्षतया घटता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दिल्ली जाने में और इलाहाबाद जाने में, प्रयागराज जाने में भाड़ा जो है ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दूर है तो उसकी तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा कम ही होते जाता है। फोर्थ है, वेबर का जो एक्सप्लेनेशन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता के अंतर्गत हुआ है, इसलिए वे न्यूनतम लागत बिंदु को ही अधिकतम लाभ बिंदु समझते हैं, जबकि एक्चुअल में या प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। फिफ्थ है, उनकी विश्लेषण पद्धति में कई विसंगतियां हैं, जैसे श्रम गुणांक के अंतर्गत श्रम लागत तथा अन्य प्रकार की लागतों में अंतर संबंध स्थापित होना चाहिए था, न कि उनके भार में। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई आलोचनाओं के बावजूद भी वेबर का सिद्धांत उद्योगों के स्थानीयकरण के क्रमबद्ध विश्लेषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि वेबर ने कम से कम एक रास्ता तो दिखाया कि उद्योगों की स्थापना कहाँ होनी चाहिए। ये उसी प्रकार है इसकी आलोचना, जैसे आप कोई भी सामान बनाते हो या फिर कोई भी नोट्स लिखते हो और अपने टीचर के पास ले जाते हो तो उसमें से कमी निकालते हैं। कमी निकालना आसान है, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया, एक रास्ता तो दिखाया कि किस प्रकार से बाकी के थ्योरी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर नया थ्योरी दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक सारे जोग्राफर्स को, इकोनॉमिस्ट को और देश को एक रास्ता बताया कि फैक्ट्रीज कहाँ स्थापित करने से ज़्यादा लाभ होता है और न्यूनतम लागत आती है। इस प्रकार वेबर का यह सिद्धांत इन्हीं सब बातों पर आधारित है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए आप बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, जैसे ये जगदीश सिंह, काशीनाथ सिंह वाली बुक है, या फिर किसी अन्य प्रकाशन का कोई भी बुक ले लें उसमें से, और हमारी वीडियो से, इंटरनेट से मदद लेने के बाद एक अच्छा नोट्स बनाइए। उसको परीक्षा में अच्छे से लोकेशन, ट्रायंगल एंड आइसोडा पेन के साथ प्रेजेंट कीजिए। आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।